हेलो बच्चों, लर्नो हब में आपका स्वागत है। आज हम कार्बनिक रसायन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आईयूपीएसी नामकरण। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टॉपिक से डर लगता है। उन्हें लगता है कि यह बहुत जटिल है, इतने सारे नियम हैं, कैसे याद रखें। पर मेरा विश्वास करो, आज की क्लास के बाद आपका यह डर बिल्कुल निकल जाएगा। हम इसे इतने आसान तरीके से समझेंगे। अरे यह तो कितना सरल था। आईयूपीएसी नामकरण यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक सार्वभौमिक भाषा है। सोचो, अगर हर देश में एक ही रासायनिक यौगिक का अलग अलग नाम होता तो कितनी उलझन होती। जैसे आपका एक स्कूल का नाम है, एक घर का नाम है और दोस्तों के लिए एक उपनाम है, लेकिन आपका एक आधिकारिक नाम है जो हर दस्तावेज में इस्तेमाल होता है ना? बस वैसे ही कार्बनिक यौगिकों के सामान्य नाम तो हो सकते हैं, लेकिन आईयूपीएसी नाम उनका आधिकारिक सार्वभौमिक नाम है। यह एक व्यवस्थित तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हर यौगिक का एक अनूठा नाम हो, जिससे उसकी संरचना को आसानी से बनाया जा सके। इसलिए यह टॉपिक सिर्फ परीक्षाओं के लिए नहीं, बल्कि रसायन विज्ञान की गहरी समझ के लिए भी बहुत जरूरी है। कल्पना करो, आप एक वैज्ञानिक हो और आपने एक नई दवा की खोज की है। आप उसके बारे में पूरी दुनिया को बताना चाहते हो। अगर आप उसका नाम अपने मन से कुछ भी रख दोगे तो शायद कोई और वैज्ञानिक उसको समझ ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप आईयूपीएसी नियमों का पालन करके उसका नाम रखते हो तो कोई भी रसायनज्ञ दुनिया के किसी भी कोने में सिर्फ नाम पढ़कर ही उस दवा की सटीक रासायनिक संरचना बना सकता है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है सबसे लंबी निरंतर कार्बन श्रृंखला को ढूंढना। इसे हम जनक श्रृंखला भी कहते हैं। आपको यौगिक की संरचना में देखना है कि आप एक कार्बन से शुरू करके बिना पेन उठाए सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला कौन सी बना सकते हो। ये श्रृंखला सीधी भी हो सकती है और घुमावदार भी। जितने कार्बन इस श्रृंखला में होंगे उसके हिसाब से हम शब्द मूल्य तय करते हैं। उदाहरण के लिए, एक कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। ये शब्द मूल आपको याद करने होंगे। ये नींव है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक संरचना है। आपको उसमें ऐसी श्रृंखला चुननी है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आ रहे हों। कई बार स्टूडेंट्स गलती से सिर्फ सीधी वाली श्रृंखला को ही सबसे लंबी श्रृंखला मान लेते हैं, जबकि हो सकता है कि नीचे या ऊपर मुड़ने पर आपको एक लंबी श्रृंखला मिल जाए। तो हमेशा सभी संभावनाओं को तलाशें, हर कोने से गिनकर देखो। जैसे एक भूल भुलैया में आप सबसे लंबा रास्ता ढूंढते हो, बिल्कुल वैसे ही यहाँ सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ढूंढनी है। एक बार जब आपने सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यानी जनक श्रृंखला ढूंढ ली, तो अगला कदम है उस श्रृंखला के कार्बन को नंबर देना। नंबरिंग इसलिए जरूरी है ताकि हम बता सकें कि कोई शाखा या क्रियात्मक समूह किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब सवाल आता है, नंबरिंग कहाँ से शुरू करें? बाईं ओर से, दाईं ओर से? नियम बहुत सरल है। नंबरिंग उस तरफ से शुरू करो जहां से शाखा या क्रियात्मक समूह सबसे नजदीक हो। हमें प्रतिस्थापी को सबसे छोटा नंबर देना है। यह नियम न्यूनतम लॉकेंट नियम कहलाता है। चलो एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना करो आपके पास 6 कार्बन की एक श्रृंखला है और दूसरे कार्बन पर एक मिथाइल समूह लगा हुआ है। अगर आप बाईं ओर से नंबर करते हो तो मिथाइल समूह को नंबर 2 मिलेगा, लेकिन अगर आप दाईं ओर से नंबर करते हो तो उसे नंबर 5 मिलेगा। तो 2 सही है और 5 गलत। इसलिए हम बाईं ओर से नंबरिंग शुरू करेंगे। सही नंबरिंग ही आपको सही नाम तक ले जाएगी। हमेशा याद रखें, लक्ष्य पहले अंतर के बिंदु को सबसे कम संभव संख्या देना है। अगर श्रृंखला में द्विआबंध या त्रिआबंध है तो वो हमारे वीआईपी मेहमान हैं। उन्हें शाखा से ज्यादा प्राथमिकता मिलती है। अब जब हमने सबसे लंबी श्रृंखला ढूंढ ली और उसकी नंबरिंग भी कर ली, तो तीसरा कदम है श्रृंखला से जुड़े हुए बाकी समूहों को पहचानना। जो समूह जनक श्रृंखला का हिस्सा नहीं है उन्हें हम प्रतिस्थापी या शाखाएं कहते हैं। ये ज्यादातर एल्काइल समूह होते हैं, जैसे एक कार्बन का समूह CH3 को मिथाइल 2 कार्बन का C2H5 को इथाइल नाम लिखते वक्त हम पहले प्रतिस्थापी का नंबर यानी स्थिति लिखते हैं, फिर एक हाइफन और फिर प्रतिस्थापी का नाम। उदाहरण के लिए, अगर मिथाइल समूह दूसरे कार्बन पर है तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल। अगर एक से ज्यादा एक ही प्रकार के प्रतिस्थापी हैं तो हम उपसर्गों का उपयोग करते हैं, जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा। मान लो दूसरे और तीसरे कार्बन दोनों पर एक एक मिथाइल समूह है तो हम लिखेंगे 2,3 डाइमिथाइल। ध्यान दो, नंबरों के बीच में कॉमा आता है और नंबर और नाम के बीच में हाइफन। दोनों मिथाइल समूहों की स्थिति बताना जरूरी है। आप सिर्फ 2 डाइमिथाइल नहीं लिख सकते,
अब बात करते हैं क्रियात्मक समूहों की। एल्कोहल, OH, एल्डिहाइड, CHO, कीटोन, CNO, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH और इसी तरह। चलिए अब कुछ आम गलतियों पर चर्चा करते हैं ताकि आप उनसे बच सकें। सबसे पहली और बड़ी गलती, सबसे लंबी श्रृंखला को सही से न पहचानना। स्टूडेंट्स अक्सर मोड़ों पर ध्यान दिए बिना सीधी श्रृंखला चुन लेते हैं। प्रो टिप, पेंसिल से हर संभव पथ को ट्रेस करो, एक छोर से दूसरे छोर तक। जो पथ सबसे ज्यादा कार्बन कवर करे वही जनक श्रृंखला है। इस कदम के लिए 30 अतिरिक्त सेकंड लें। कभी जल्दबाजी न करें। दूसरी आम गलती, नंबरिंग। स्टूडेंट्स न्यूनतम लॉकेंट नियम भूल जाते हैं जब कई प्रतिस्थापी होते हैं। प्रो टिप, दोनों दिशाओं में नंबर दें। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं लॉकेंट्स के दोनों सेट को लिखो, तुलना करो। पहले अंतर के बिंदु पर जो सेट छोटा नंबर देता है वही सही है। तीसरी गलती, विराम चिन्ह, कॉमा बनाम हाइफन। प्रो टिप, नंबरों को अलग करने के लिए कॉमा। उदाहरण 2, 3 डाइमिथाइल नंबर और शब्द को अलग करने के लिए हाइफन। उदाहरण 2 मिथाइल। इन नियमों को स्टिकी नोट पर लिखकर स्टडी टेबल पर लगा दो। बार बार देखने से ये आपके अवचेतन मन में बैठ जाएंगे और गलती की संभावना कम हो जाएगी। तो चलो बच्चों, फटाफट से सारे कदमों को एक बार दोहरा लेते हैं। IUPAC नामकरण के लिए आपको बस कुछ सरल कदमों का पालन करना है। पहला कदम, सबसे लंबी निरंतर कार्बन श्रृंखला खोजें। यह आपकी जनक श्रृंखला है, इससे आपको शब्द मूल मिलेगा। दूसरा कदम, जनक श्रृंखला को नंबर दें। नंबरिंग उस तरफ से शुरू करो जहां से प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह को सबसे छोटा नंबर मिले। न्यूनतम लॉकेंट नियम। तीसरा कदम, सभी प्रतिस्थापियों और क्रियात्मक समूहों को पहचानें, उनकी स्थिति यानी लॉकेंट नंबर नोट करो। चौथा कदम, नाम को इकट्ठा करें। उपसर्ग, प्रतिस्थापी, शब्द मूल, जनक श्रृंखला की लंबाई, प्रत्यय, आबंध का प्रकार, क्रियात्मक समूह। हमने यह भी सीखा कि अगर एक ही प्रकार के प्रतिस्थापी एक से ज्यादा हों तो डाई, ट्राई, टेट्रा। अगर अलग अलग प्रतिस्थापी हों तो उन्हें वर्णानुक्रम में लिखना है। विराम चिन्हों का ध्यान रखना है। नंबरों के बीच में कॉमा, नंबर शब्द के बीच में हाइफन और सबसे महत्वपूर्ण, क्रियात्मक समूहों और बहुआबंधों को प्रतिस्थापियों से ज्यादा प्राथमिकता देनी है। अगर आप इन नियमों का व्यवस्थित रूप से पालन करोगे तो कोई भी IUPAC नाम आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अभ्यास ही कुंजी है। जितने ज्यादा यौगिकों के नामकरण का अभ्यास करोगे उतना ही आत्मविश्वास बढ़ेगा। देखा, इतना भी मुश्किल नहीं था ना। अब आपके लिए एक छोटा सा अभ्यास प्रश्न। संरचना है, एक 5 कार्बन की सीधी श्रृंखला, दूसरे कार्बन पर एक मिथाइल समूह CH3 लगा है, तीसरे कार्बन पर भी एक मिथाइल समूह CH3 लगा है और सभी आबंध एकल हैं।